तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा एक क्या है, विलयन तथा विलयन के प्रकार। इस टॉपिक पर भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से होगा, इसके बारे में थोड़ा हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए विलयन क्या होता है। देखिए विलयन एक ऐसे मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एक होमोजीन यानी एक समान का क्या मिश्रण बनाते हैं। विलयन मतलब जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिले होते हैं तो मिश्रण होता है। जैसे कि चीनी पानी का घोल ये भी मिश्रण है, नमक पानी का घोल ये भी एक मिश्रण है। अब देखिए विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विलयन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? गैसीय विलयन जो गैसों का मिश्रण है जैसे वायुमंडल। दूसरा है तरल विलयन जिसमें तरल पदार्थों का मिश्रण जैसे कि पानी और शराब का मिश्रण। तीसरा है ठोस विलयन जिसमें क्या है ठोस पदार्थों का मिश्रण जैसे कि धातु के मिश्रण, जैसे कि दो धातु मिलाकर कोई पदार्थ बनता है, इसी प्रकार से। अब देखिए आगे विलयन के अन्य प्रकार क्या क्या हैं। देखिए नंबर 1 हमारा क्या है, संतृप्त विलयन। तो देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, विलयन वह विलयन जिसमें अधिक पदार्थ नहीं घुल सकता वह संतृप्त विलयन होता है। दूसरा है असंतृप्त विलयन। देखिए यह क्या होता है, वह विलयन जिसमें और पदार्थ घुल सकता है यानी और अधिक पदार्थ घुल सकते हैं, विलयन के अलावा भी उसमें कुछ पदार्थ और भी घुल सकते हैं तो वह असंतृप्त विलयन होता है। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें अधिक पदार्थ घुल गया लेकिन स्थिर नहीं है। क्या हो, स्थिर नहीं है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये होता है अति संतृप्त विलयन। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, विलयन के घटक। तो देखिए पहला क्या है, विलायक और दूसरा है विलयित। विलायक क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ घोले जाते हैं, जैसे कि पानी विलायक है, उसमें चीनी घोलते हैं, चीनी जो हो गया विलेय पदार्थ हो गया। तो विलयित या फिर विलेय वही है, यहाँ पे विलयित या फिर विलेय कह सकते हैं, इसको विलेय भी कह सकते हैं या फिर विलयित भी कह सकते हैं। तो देखिए विलयित क्या होता है, वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है, जैसे कि हमारा विलायक हो गया पानी यानी जल और विलेय हो गया हमारा क्या, विलयित हो गया हमारा चीनी या फिर नमक। अब देखिए उदाहरण, जैसे कि पानी में चीनी घुलने से बना विलयन। दूसरा है हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, ये भी एक विलयन है। धातु के मिश्रण जैसे कि स्टील, स्टील में धातु मिली हुई तभी वो स्टील बना हुआ है, तो ये धातु का मिश्रण है। तो ये आपको विलयन से इतना टॉपिक पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए और दूसरा है हेनरी का नियम। तो देखिए हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या होता है। देखिए हेनरी का नियम एक भौतिक नियम है जो गैसों के विलयन में उनकी घुलनशीलता को दर्शाता है। यह नियम सन 1803 में विलियम हेनरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो हेनरी का नियम है। आगे देखिए हेनरी का नियम किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से नियम होता है। देखिए किसी गैस की घुलनशीलता उसके दबाव के अनुपात में होती है जब तक कि तापमान और विलायक की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये होता है हेनरी का नियम कि किसी गैस की घुलनशीलता उसके दबाव के अनुपात में होती है। जितना उस पर दाब लगेगा उतना ही उसमें गैस क्या होगी, घुलेगी। तो किसी गैस की घुलनशीलता उसके दबाव के अनुपात में होती है जब तक कि तापमान और विलायक की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तापमान और विलायक क्या स्थिर हो तो जितना उस पर दाब लगेगा उतना ही इसमें गैस घुलनशील होगा। ये होता है हेनरी का नियम। अब देखिए इसका गणितीय रूप यानी सूत्र क्या है। देखिए गणितीय रूप C बराबर K इंटू पी, जहां पे C जो है क्या है, जो C है यह गैस की घुलनशीलता और K जो है यह हेनरी स्थिरांक और P जो है यह गैस का दबाव यानी गैस का दाब। अब देखिए आगे हेनरी के नियमानुसार, देखिए हेनरी का नियमानुसार, हेनरी के का नियम के अनुसार देखिए नंबर 1 क्या है, गैस का दबाव बढ़ने से उसकी घुलनशीलता भी बढ़ती है। दूसरा है गैस का दबाव कम होने से उसकी घुलनशीलता भी कम होती है। तीसरा है तापमान बढ़ने से गैस की घुलनशीलता कम होती है। और चौथा है
विलायक की प्रकृति बदलने से गैस की घुलनशीलता भी बदलती है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण नंबर 1 क्या है, कार्बोनेटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता, ये भी हेनरी के नियम का उदाहरण है। दूसरा है ऑक्सीजन की घुलनशीलता पानी में, ये भी हेनरी के नियम का उदाहरण है। तीसरा है गैस सिलेंडर में गैस की घुलनशीलता, ये भी क्या है, हेनरी का नियम का उदाहरण है। आगे देखिए, हेनरी का नियम विभिन्न नियमों यानी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है यानी उपयोगी है, जैसे कि रासायनिक इंजीनियरिंग, भौतिकी और जीवन विज्ञान। अब देखिए अगला हेडिंग क्या हमारा है, तीसरा हमारा हेडिंग है मोलरता। तीसरा टॉपिक है मोलरता। तो देखिए मोलरता क्या होता है। देखिए मोलरता एक भौतिक राशि है जो विलयन में घुले हुए पदार्थों की सांद्रता को मापती है। यह विलयन में घुले हुए पदार्थों के मोलों की संख्या को विलयन के आयतन यानी लीटर में से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। ये क्या कहलाती है, मोलरता। तो मोलरता का इससे सरल परिभाषा आपको कहीं नहीं मिल सकता कि मोलरता एक भौतिक राशि है जो विलयन में घुले हुए पदार्थ की सांद्रता को मापती है या नापती है। यह विलयन में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन के आयतन यानी लीटर में विभाजित करके प्राप्त की जाती है मोलरता। देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है। देखिए मोलरता का सूत्र होता है यम बराबर एन बाई वी यानी एन बटे वी, जहाँ पे जो होता है यम जो होता है क्या होता है, मोलरता होता है। देखिए यम जो होता है मोलरता होता है, एन जो होता है घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या, और वी जो होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो ये होता है मोलरता का सूत्र। अब देखिए मोलरता के महत्व। तो देखिए नंबर 1, विलयन की सांद्रता को मापने में, जो मोलरता काम आता है विलयन की सांद्रता को मापने में। दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करने में मोलरता का काम होता है, मोलरता का उपयोग है, ये महत्व है। तीसरा नंबर देखिए, विलयन के गुणों को समझने में, जैसे कि घुलनशीलता, विसरण और दबाव को समझने के लिए मोलरता से ही समझा जा सकता है। मोलरता से निकाल सकते हैं कि इसका दबाव कितना है, घुलनशीलता कितना है, इसका विसरण कितना है। अब देखिए अगला हेडिंग है मोलरता के उदाहरण। तो देखिए उदाहरण देखिए नंबर 1 उदाहरण क्या है। देखिए 1 मोल लीटर सोडियम क्लोराइड विलयन में 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 लीटर पानी में घुला होता है। 1 मोल प्रति लीटर सोडियम क्लोराइड जो होता है विलयन में 1 मोल सोडियम क्लोराइड के 1 लीटर पानी में घुला होता है। दूसरा उदाहरण देखिए 0.5 मोल प्रति लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलयन में 0.5 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 लीटर पानी में घुला होता है। यानी कहने का मतलब है, देखिए उदाहरण समझ लीजिए चित्र से। ये देखिए हमारा पानी, इसमें मान लीजिए कि पानी हमारा है 1 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है। तो देखिए फिर से थोड़ा कलर चेंज करके देखिए, ये हमारा कोई बर्तन है, इसमें क्या है हमारा 1 लीटर पानी भरा हुआ है। तो देखिए इसमें जब 1 लीटर पानी भरा हुआ है, किसका मिश्रण है, यह है सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है मान लीजिए। तो इसमें क्या है 1 लीटर पानी में जो है क्या है 1 मोल होता है, जैसे कि 1 लीटर पानी में जितना उसके मोलों की संख्या होगी वही उसकी मोलरता होगी। तो मान लीजिए 1 लीटर पानी में इसकी मोलों की संख्या 1 है तो इसकी मोलरता 1 होगी। 1 लीटर पानी में इसके मोलों की संख्या 2 है तो ये इसकी मोलरता होगी। ये इसका उदाहरण है। अब देखिए आगे अगला हेडिंग है मोलरता के अन्य इकाइयां। तो देखिए नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हमारा है मोलिटी। तो देखिए विलयन में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को विलायक के किलोग्राम से विभाजित करके प्राप्त की जाती है, जो मोलिटी होती है। दूसरा देखिए क्या है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, विलयन में घुले हुए पदार्थ के इक्विवेलेंट की संख्या को विलयन के आयतन से विभाजित करके प्राप्त की जाती होती है नॉर्मलिटी। अब देखिए तीसरा है परसेंटेज। विलयन में घुले हुए पदार्थ के वजन को विलयन के कुल वजन से विभाजित करके प्राप्त की जाती है, तो परसेंटेज आता है। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है मोलरता की गणना के चरण। नंबर 1 देखिए क्या है, घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या की गणना करें। दूसरा विलयन का आयतन लीटर में लें, मतलब कितना लीटर विलयन है, और 1 लीटर में जितने उसके मोलों की संख्या होगी वही उसकी मोलरता होगी, कोई भी विलयन होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर पानी में चीनी की मोलों की संख्या 8 है तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी
8 होगी। अब देखिए तीसरा क्या है, मोलरता की गणना करें, m बराबर n/v। अब देखिए आगे, मोलरता एक महत्वपूर्ण राशि है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे कि रासायनिक इंजीनियरिंग, भौतिकी और जीव विज्ञान। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा चौथा नंबर मोललता। चौथा क्वेश्चन है टॉपिक हमारा मोललता। तो देखिए मोललता क्या होता है, इसका सरल परिभाषा देखिए। मोललता एक भौतिक राशि है जो विलयन में घुले हुए पदार्थों की सांद्रता को मापती है। यह विलयन में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को विलायक के किलोग्राम से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। जो मोललता है ये थोड़ा देखिए मोलरता से थोड़ा हटके है, लेकिन सेमी दोनों माना जाता है। देखिए मोलरता जो है एक भौतिक राशि है जो विलयन में घुले हुए पदार्थों की सांद्रता को मापती है। यह विलयन में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को विलायक के किलोग्राम से विभाजित करके प्राप्त होती है। और जो मोलरता होता है वो विलयन के किलोग्राम से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये विलायक के किलोग्राम से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। देखिए मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता का सूत्र m बराबर n/m इंटू v, जहां पर m जो है मोललता है, n जो है घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या है, और v जो है यह विलायक का mv जो है विलायक का वजन है किलोग्राम में। अब देखिए आगे मोललता के महत्व क्या है। देखिए नंबर 1 विलयन की सांद्रता को मापने में, दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों की मात्रा को निर्धारित करने में, तीसरा है देखिए क्या विलयन के गुणों को समझने में, जैसे कि घुलनशीलता, विसरण और दबाव। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, मोललता के उदाहरण। मोललता के उदाहरण देखिए अभी आप समझ जाएंगे मोललता क्या होता है। पहला देखिए क्या है, 1 मोल किलोग्राम सोडियम क्लोराइड के विलयन में 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 किलोग्राम पानी में घुला होता है। देखिए यहाँ पे विलायक इसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए हमारा 1 लीटर पानी है, क्या हमारा 1 लीटर हमारा ये पानी भरा हुआ है, तो 1 लीटर पानी हमारा ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या है 1 मोल किलोग्राम सोडियम क्लोराइड विलयन में 1 मोल सोडियम क्लोराइड के 1 किलोग्राम पानी में घुला हुआ है। तो इसका जो 1 मोल है, देखिए सोडियम क्लोराइड का 1 मोल इसके 1 लीटर पानी में घुला हुआ है, तो ये इसकी हो जाएगी मोललता। अब दूसरा देखिए उदाहरण, दूसरा देखिए क्या है, 0.5 मोल किलोग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलयन में 0.5 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 1 किलोग्राम पानी में घुला होता है। तो इस प्रकार से मोललता का उदाहरण होगा, 1 किलोग्राम पानी में घोले गए मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। अब आगे देखिए कह रहा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0.5 मोल प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में पानी में। अब आगे देखिए मोललता की इकाइयां। तो देखिए नंबर 1 है मोल किलोग्राम, दूसरा है मोलल, इसकी इकाई है। अब देखिए मोललता की गणना के चरण। तो देखिए नंबर 1 हमारा क्या है, घुले हुए पदार्थ के मोल की संख्या की गणना करें। दूसरा है विलायक का वजन किलोग्राम में लें। तीसरा है मोललता की गणना करें, m बराबर n/mv, जहां m जो है मोललता है, n जो है घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या है, और mv जो है ये विलायक का आयतन है किलोग्राम में, उसमें था लीटर में। जो मोलरता होता है वो लीटर में होता है, जो मोललता होता है 1 किलोग्राम में होता है। अब आगे देखिए मोललता और मोलरता में अंतर, अभी आप समझ जाएंगे। तो देखिए नंबर 1 मोललता विलायक के वजन पर आधारित है, जबकि मोलरता विलयन के आयतन पर आधारित है। दूसरा देखिए मोललता विलयन के सांद्रता को मापने में अधिक सटीक है, जबकि मोलरता विलयन के आयतन पर आधारित है। अब देखिए आगे मोललता एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे कि रासायनिक इंजीनियरिंग, भौतिक और जीवन विज्ञान। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रासरण दाब। तो देखिए प्रासरण दाब क्या होता है, इसकी परिभाषा सबसे सरल तरीके से देखिए। प्रासरण दाब एक प्रकार का दबाव है, ओस्मोटिक प्रेशर, यानी प्रासरण दाब एक प्रकार का दबाव है जो दो विलयनों के बीच सेमी परमेएबल झिल्ली द्वारा अलग किए जाने पर उत्पन्न होता है। यह दबाव विलयनों के बीच सांद्रता के अंतर के कारण होता है।
अब देखिए प्रासरण दाब के कारण। देखिए नंबर 1 सांद्रता का अंतर। दो विलयनों के बीच सांद्रता का अंतर प्रासरण दाब का कारण हो बनता है। दूसरा है सेमी परमिएबल झिल्ली। देखिए झिल्ली की पारगम्यता और विलयनों के बीच सांद्रता के अंतर के कारण प्रासरण दाब उत्पन्न होता है। देखिए प्रासरण दाब के प्रकार। तो पहला है स्थिर प्रासरण दाब। देखिए क्या होता है, जब विलयनों के बीच सांद्रता का अंतर समाप्त होता है तो स्थिर प्रासरण दाब होता है। दूसरा है अस्थिर प्रासरण दाब। देखिए जब विलयनों के बीच सांद्रता का अंतर बना रहता है तो वो अस्थिर प्रासरण दाब होता है। देखिए प्रासरण दाब के महत्व। तो देखिए नंबर 1 जीवन विज्ञान में कोशिकाओं के कार्यों को समझने में प्रासरण दाब का उपयोग किया जाता है। दूसरा है विलयनों के गुण को समझने में प्रासरण दाब का उपयोग होता है। तीसरा है जल के शुद्धिकरण में। तीसरा और चौथा है चिकित्सा में डायलिसिस के लिए प्रासरण दाब के लिए प्रासरण दाब का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें डायलिसिस का मतलब होता है जिसमें खून का फिल्टर होता है, तो ये डायलिसिस होता है। अब आगे देखिए प्रासरण दाब के उदाहरण। देखिए नंबर 1 कोशिकाओं में पानी का संचार। दूसरा है जल शुद्धिकरण में रिवर्स ऑस्मोसिस। और तीसरा है डायलिसिस में प्रासरण दाब का उपयोग। तो देखिए प्रासरण दाब की गणना के सूत्र किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। देखिए पाई बराबर IMRT, जहाँ पे पाई जो होता है प्रासरण दाब होता है, आई जो है वेंट हाफ कारक है और एम जो है मोलरता है, आर जो है गैस स्थिरांक है और टी जो है तापमान है केल्विन में। तो इसी यही हमारा है प्रासरण दाब निकालने का सूत्र। अब आगे देखिए प्रासरण दाब एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नंबर प्राप्त हो गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए